Hello students, welcome to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. My name is Sunil and I am the faculty of reasoning. आज हम पढ़ने वाले हैं एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। पिछली क्लासेस में हमने देखा सिलेबस, स्ट्रेटजी और सैंपल क्वेश्चंस को। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली 2020 के क्वेश्चन पेपर को, किस टाइप के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे जाते रहे, इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पेपर है 2020 का, एफकेट का फर्स्ट। और यहां हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शंस दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। एक्चुअली 1 से 20 तक कोई दूसरी सब्जेक्ट रही होगी, 21 से रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो एज इट इज क्वेश्चंस को मैंने यहां कॉपी किया है। सो लेट्स स्टार्ट। 21 टू 25 के लिए एक डायरेक्शन यहां पे दी गई है, हम पढ़ लेते हैं। 3 of the word will be in the same classification, the remaining one will not be. Your answer will be the one word that does not belong in the same classification as the others. यानी कि क्लासिफिकेशन चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आपके सामने यहां हैं, पूछे गए प्रीवियस ईयर में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को पहले स्टडी करते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। पार्सली, बेसिल, डिल एंड मेयोनीज। एग्जैक्टली अगर आपको पता हो तो दिस इज, इसको आप हिंदी में तुलसी बोलते हैं। तुलसी के पौधे को बेसिल बोला जाता है। दिस इज डिल एंड पार्सली, ये ऑल आर द प्लांट्स, राइट। और बेसिकली हर्ब्स हैं जिनको हम खाने में यूज में लेते हैं। मेयोनीज इज ए काइंड ऑफ सॉस। सो डी इज द डिफरेंट, जो बाकियों से मैच नहीं करता है, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, ट्यूलिप, रोज, बड एंड डेजी। अगेन ट्यूलिप, रोज, डेजी ये नेम है प्लांट्स के। रोज प्लांट, ट्यूलिप, डेजी, बड इज द पार्ट ऑफ प्लांट। सो अगेन करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23, राई, सॉर्डो, पंपरनिकल और लोफ। ओके, लेट मी टेल यू, राई तो आपने देखा ही होगा, जानते हो राई, जिसका अक्सर सरसों जैसा कुछ मस्टर्ड टाइप। जबकि सॉर्डो, पेम्परनिकल और लोफ ये सारे यानी कि ये तीनों तो टाइप ऑफ ब्रेड्स हैं, राइट। यानी कि अलग क्या है, तो ये सीड्स की बात कर रहा है, राई का प्लांट की बात कर रहा है, जबकि ये क्या है, ब्रेड्स हैं। तो आप इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, 23 का ए, दैट इज राई। ओके, 24th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24th क्वेश्चन में ऑप्शन है हमारे पास में 4, दैट इज प्लायर, सॉ, नाइफ एंड साइथ। देखिए नाइफ, सॉ एंड साइथ। साइथ नाइफ को सब जानते हैं, बहुत इजी वर्ड है। सॉ आरी, जिससे काटने के जो काम आती है। नाइफ इज ऑल्सो टू कट समथिंग। साइथ इज ऑल्सो यूज टू कट समथिंग, जैसे कि फसल काटने के काम, साइथ से जो फसल कट करते हैं हम, उसको हम साइथ बोलते हैं। जबकि प्लायर्स जनरली किसी चीज को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए यूज में आती है, ना कि कट करने के लिए पर्पज से। यानी कि 24th का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, दैट इज प्लायर, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 25th की बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, थियोलॉजी, जूलॉजी। देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी ये तीनों तो सब्जेक्ट या ब्रांचेज हैं, साइंस की ही तो ब्रांचेज हैं। लेकिन थियोलॉजी में वी यूज टू स्टडी अबाउट रिलीजन, यानी कि ये डिफरेंट है। बाकी तीनों क्या है, ब्रांचेज ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांचेज है। हम लोग साइंस, डिफरेंट साइंस को इसमें पढ़ा जाता है, जबकि इसमें क्या है, हम लोग रिलीजियस चीजों को पढ़ते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो कि एनालॉजी क्लासिफिकेशन पर बेस्ड थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 टू 29 क्या डायरेक्शन दिया गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो ये 26 टू 29 तक क्वेश्चंस हैं। बेसिकली एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले वाले 5 जो थे वो क्लासिफिकेशन पर बेस्ड थे। ये 5 क्वेश्चंस आपसे एनालॉजी पर पूछे गए। एंड सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 26, दैट इज कप इज टू कॉफी एज बाउल इज टू वॉट। तो एनालॉजी में आप जानते हैं कप का जो रिलेशन यानी कि द वे कप इज रिलेटेड टू कॉफी, जैसे कप का जिस तरीके से रिलेशन किसके साथ है, कॉफी के साथ, द सेम वे बाउल इज रिलेटेड टू वॉट, ये हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा देखिए, कप में चाय डाली जाती है, कप में चाय डाल के पीते हैं अक्सर। सेम वे बाउल में हम क्या हो, डिश, तो डिश तो कुछ भी हो सकता है, बाउल का डिश से तो कोई कनेक्शन नहीं हुआ इस पैटर्न में, इस वाले वे में। ओके, स्पून, तो बाउल में स्पून डालने से कोई लेना देना नहीं रहा। कप का एक जैसे कॉफी से रिलेशन है उस वे में बाउल में फूड, हाँ लेकिन फूड में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। एक पर्टिकुलर चीज की अगर बात करें तो बाउल के अंदर सूप, करेक्ट, ये देखो सूट भी करता है कि जैसे कि कप में हम लोग कॉफी डाल के पीते हैं, राइट, सेम वे बाउल में हम लोग सूप डाल के पीते हैं। क्लियर? सो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, प्ले इज टू एक्टर एज कॉन्सर्ट इज टू व्हाट। जैसे प्ले अक्सर किसको कंप्लीट करना होता है, एक्टर, एक्टर जो होगा वो प्ले करता है, रोल प्ले, राइट। सेम कॉन्सर्ट म्यूजिशियन से रिलेटेड है, कॉन्सर्ट कौन करता है, म्यूजिशियन। ओके, सो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट वाले के पॉइंट पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आप देखिए। ओके, ये अगर आप गौर से देखिए, यहां कॉमा आप कंसीडर करिए, ठीक है ना। ये 3 वर्ड है, पैलेट, देन इजल, देन ब्रश, राइट। ओके, पैलेट, इजल एंड ब्रश। देखिए पैलेट क्या होता है, जिस पर पेंट रख करके पेंटर अक्सर यूज करते हैं, एक प्लेट, उसको पैलेट बोल रहे हैं। नेक्स्ट एजल होता है जिस पर पेंट किया जाता है, एक वुडन ट्राइपॉड टाइप जिस पर पेंटिंग को रखा जाता है, ठीक है। और ब्रश क्या है, ब्रश इज समथिंग विच इज यूज टू पेंट, यानी कि आप देखें तो ये सारे का सारा एक मटेरियल जो है विच इज रिलेटेड टू पेंटर, एक पेंटर के काम में आने वाली चीजें हैं ये सारी। अच्छा, सेम वे नीचे देखिए, टेक्स्ट बुक, ये एक हो गया, राइट। लेसन प्लान, ओके। तो वैसे ही हमको एक और वर्ड सर्च करना है, एक और चीज सर्च करनी है, और यहां इन 4 ऑप्शंस में से यहां पुट करना है जो इसके साथ रिलेट करे। देखिए ऊपर ऑल 3 थिंग्स आर कोरिलेटेड टू ए पेंटर। सेम वे टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, और थर्ड क्या हो सकता है, तो देखिए टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, टीचर से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, लेकिन पार्ट नहीं है, मतलब टीचर इज ए डिफरेंट थिंग, इस वे में अभी कनेक्ट नहीं। लेकिन देखा जाए तो रिपोर्ट कार्ड, देखो पेंट नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, आर्टिस्ट बिल्कुल गलत है, रिपोर्ट कार्ड इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज रिपोर्ट कार्ड। हाउ, जैसे पैलेट, इजल और ब्रश, ऑल 3 आर रिलेटेड टू पेंटर। सेम टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान एंड रिपोर्ट कार्ड, all 3 things are related to a teacher. Clear? So teacher is not the right answer for this question number 28. Correct answer is C, report card. And then आप देखेंगे क्वेश्चन ये आया हुआ है 29th, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29th। ये कुछ डायग्राम के साथ आपसे पूछा गया है इसमें, और पूछा जा रहा है ब्लैंक स्पेस को आपको फिल करना। तो देखिए हुआ क्या है, यहां पे एक सीजर दिया हुआ है, कैंची, और ये एक नाइफ है। तो द वे ये दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम वे ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन में होंगे तभी तो एनालॉजी बनेगा, राइट। सो सीजर एंड नाइफ बोथ आर यूज्ड टू कट, ओके। सेम मग, दिस वन एंड दैट वन, वाटरिंग के पर्पज से हम दोनों को यूज कर सकते हैं, दिस वन एंड दैट वन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, पानी देने के लिए, सींचने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए, या पानी को भरने के लिए। सिंपली वी कैन यूज दीज 2 डायग्राम्स। सो सी इज मोर सुटेबल, और 29th का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30, select the related word pair from the given alternatives, explore, discover, सेम एनालॉजी का क्वेश्चन है देखा जाए तो। सेलेक्ट दी बट वर्ड एनालॉजी पर है और आपको इसमें इनका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, द वे, जिस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेशन में है। जैसे कि देखिए एक्सप्लोर कौन करता है, आप इसको देखिए, एक्सप्लोर कौन करता है, एक्सप्लोर कौन करता है, तो डिस्कवरर, जो डिस्कवर कर रहा होता है, राइट, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, ठीक है। रीड कौन कर रहा होता है, तो स्किम, ये तो कोई मतलब नहीं बना, ओके। राइट, लिख कौन रहा होता है, जो प्रिंट करता हो, नो। थिंक कौन करता है, जो रिलेट करता है, नहीं, सही से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। इसको गौर से देखो, ऑप्शन बी को। रिसर्च कौन करता है, जिसको सीखना होता है, जो लर्नर होता है। रिसर्च इज रिलेटेड टू लर्नर, द वे एक्सप्लोर इज रिलेटेड टू डिस्कवर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, रिसर्च एंड लर्न। 31 क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. Whose photograph was it? Okay, this question was discussed in the sample question also, if you remember. Point to, ये 2020 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है। So pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. तो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली हिज सन था। और आप इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि बेसिकली अगर मेरा कोई भाई या बहन नहीं है और मैं किसी को आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि इस फोटो में जो इंसान है वो मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, यानी कि ही इज सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन्स, तो इनडायरेक्टली वो मेरा ही बेटा होगा। तो एग्जैक्टली इसका ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं 31 के बाद, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, a group of 1200 persons consisting of captains and soldiers is traveling in a train. For every 15 soldiers there is one captain. The number of captains in the group is, यानी कि आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन, लेकिन बेसिक रीजनिंग ही है, मैथ्स का तो कुछ खास इसमें कोई कैलकुलेशन, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, डिवाइड करना, दैट्स इट। एनीवे, a group of 1200 persons consisting of captain and soldiers is traveling in a train. For every 15 soldiers there is one captain. देखिए आपको हमको क्या करना है, इसमें एक ग्रुप बनाना है। चलो एक ग्रुप बना देते हैं, और ग्रुप कितने का होगा, 15 सोल्जर्स के साथ में हर एक 15 सोल्जर पर एक कैप्टन होगा, यानी कि एक ग्रुप में एग्जैक्टली कितने लोग होंगे, 16। एक ग्रुप में एग्जैक्टली कितने लोग होंगे, 16 पर्सन। अब मुझे 16 पर्सन की टीम चाहिए, कितनी सारी बनेंगी, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, ये तो मुझे बताना क्या है, द नंबर ऑफ कैप्टन्स इन दी ग्रुप। जितने ग्रुप होंगे हमारे ये 16 के जितने ग्रुप होंगे उतने ही क्या होंगे, कैप्टन, क्योंकि ईच ग्रुप विल कंटेन वन कैप्टन। इन दैट केस नंबर ऑफ कैप्टन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो मैंने देखना है कि एक ग्रुप में कितने लोग हैं मेरे पास, 16। सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, 1200। सो 1200 को आपको डिवाइड करना है 16 से, एंड देन इट विल कम 1675 टाइम्स। सो बी इज द राइट आंसर। आप इसको डिवाइड करेंगे 1200 को 16 से, यू विल गेट 75। दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 75 टीम्स होंगी, 75 ग्रुप्स होंगे, एंड ईच ग्रुप विल हैव ए कैप्टन। तो इन दैट केस देयर विल बी 75 कैप्टन इन दी टोटल, आई मीन ट्रेन के अंदर, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मारा रन्स फास्टर देन गेल, लिली रन्स फास्टर देन मारा, थर्ड गेल रन्स फास्टर देन लिली। इफ द टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट का डेटा क्या कहता है, मारा रन्स फास्टर देन गिल। तो मैंने क्या किया, देखो ये मारा और दिस इज फर्स्ट फास्टर देन गेल, तो ये मैंने गेल लिख दिया। मैं यूज कर रहा हूं बेसिकली, इनको हम लोग इंडाइसिस
इसको हम इनइक्वालिटीज बोलते हैं। तो आप देखेंगे m इज ग्रेटर देन g मींस मारा इज फास्टर देन गेल को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट का मतलब मैंने लिख दिया, ये है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, लिली रन्स फास्टर देन मारा। इसको आप कैसे लिखेंगे कि लिली रन्स फास्टर देन मारा, तो यहां आएगी लिली, करेक्ट। लिली रन्स फास्टर देन मारा। ये दो स्टेटमेंट से डेटा अभी तक मैं कलेक्ट कर पाया हूं, क्लियर। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, व्हाट इट सेज, गेल रन्स फास्टर देन लिली। ये स्टेटमेंट कहता है कि जो गेल है रन्स फास्टर देन लिली। इस स्टेटमेंट का मतलब मैंने यहां लिखा हुआ, देखो आप गौर से इधर देखिए, यहां लिखा हुआ है थर्ड का, दिस इज द मीनिंग ऑफ थर्ड वन। और फर्स्ट और सेकंड के मतलब ये है, राइट। अब चलो पढ़ते हैं। ये कह रहा है द टू स्टेटमेंट आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज, अगर मैं मान लूं, अगर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दीज टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच मींस दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू। एंड व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन, लिली इज फास्टर देन मारा, मारा इज फास्टर देन गेल। ये स्टेटमेंट ट्रू है, कंफर्म है। तो फिर आपको थर्ड वाले स्टेटमेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? अगर ये ट्रू है तो थर्ड तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहा है? ये कह रहा है गेल इज फास्टर देन, सॉरी गेल इज राइट, गेल इज फास्टर देन लिली, जबकि अकॉर्डिंग टू दैट गेल से फास्टर देन तो मारा भी है, और मारा से भी तेज कौन है? लिली, यानी कि लिली तो सुपर फास्ट होगी इसके अकॉर्डिंग, इसके कंपैरिजन में। जबकि ये क्या कह रहा है? गेल इज फास्टर देन लिली, सो दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज फॉल्स, बी। स्टेटमेंट थर्ड जो होगा दैट इज फॉल्स इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33, 34। If Arun's birthday is on May 25, which is Monday, and his sister's birthday is on July 30, which day of the week is his sister's birthday? चार ऑप्शंस हमको दिए गए। चलिए देखो किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, अरुण's बर्थडे इज ऑन 25th मई। अगर मैं मई की बात करूं आपसे, तो 25th की बात हो चुकी है, मई 25th में, विच इज मंडे। ये क्या है? मंडे, इस दिन मंडे था, राइट, दिस इज मंडे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हिज सिस्टर्स बर्थडे इज ऑन 13th जुलाई। उसकी सिस्टर का बर्थडे कब है? 13th ऑफ जुलाई को, 13th ऑफ जुलाई। हमको डे बताना है कि 13th जुलाई को डे कौन सा है। तो पॉइंट ये है कि मई, अगर मैं आपसे बात करूं मई में, मंथ में टोटल डेज कितने होते हैं, तो आपको आइडिया होगा कौन सा मंथ 31st का होता है, कौन सा मंथ 30th का होता है। ये पता लगाने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो ऊपर होता है जनरली 31 मंथ डेज होते हैं, उसमें 31 डेज होते हैं, और जो इधर नीचे आता है उसके लिए जनरली 30 डेज होते हैं जनरली, राइट। सो मई के अंदर कितने डे निकलेंगे? 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सो मई इज 31st, तो मई के अंदर 31st डे, 31 दिन होते हैं, ठीक है ना, 31 डेज मंथ में। 25th के बाद अगर मैं काउंट करना चाहता हूं तो आप देखेंगे 5 डेज तो इधर, सॉरी 6 डेज तो इधर बचेंगे मई के। जून कंप्लीट मंथ है, कितने डेज होंगे जून में? जून में 30 डेज का होता है जून, तो जून के 30 डेज हो गए। और जुलाई के कितने डेज है मेरे पास? 13 डेज मेरे पास जुलाई के हैं, 13 दिन जुलाई के। ओवरऑल आप देखेंगे कितने डेज हो रहे हैं? 49 डेज को वीक में, ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको जनरली सॉल्व करते हैं। तो 49 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो आएगा मेरा 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज। और 0 ऑड डे का मतलब है कोई भी डे चेंज नहीं होगा। अगर ये मंडे था तो दिस विल ऑल्सो मंडे। कहां है? 13th जुलाई। सो 13th जुलाई को भी क्या होगा? मंडे ही होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसको क्यों डिवाइड करते हैं, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया है, मैंने कैसे निकाला, ये हम लोग जब क्लॉक एंड कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे होंगे, डिस्कस करेंगे, दैट टाइम आई विल लेट यू नो।
फिलहाल आपको बताया है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड द क्वेश्चन इज 35। फिल द ब्लैंक इन द मिडिल ऑफ द सीरीज और एंड ऑफ द सीरीज। ओके, यहां क्वेश्चन मार्क है, बेसिकली क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, बहुत इजी सी सीरीज दी हुई है, देखिए लेटर तो चेंज हो ही नहीं रहे हैं, डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ, दैट इज कॉमन। ओके, चेंजेस हो रहा है तो यहाँ नंबरिंग बढ़ रही है। चलो ये देखें, यहां कोई भी लेटर के साथ कोई नंबर यूज नहीं किया गया है, राइट, लेकिन यहां आप देखेंगे लास्ट वाले नंबर पे क्या यूज किया जा रहा है, 2, यहां पे 2 लिख दिया, एफ के साथ 2 आया है, फिर ई के साथ 2 आया है। अब इसके इस हिसाब से अगर इंक्रीमेंट हो रहा, बढ़ रहा है, तो यहां देखेंगे हम D2 E2 F3 हो गया है, यानी कि हुआ क्या होगा, इस वाली जगह पर D2 E2 एंड F2 आया होगा, तभी तो नेक्स्ट वाले में हमने नंबर बढ़ाया, F से वापस इंक्रीज कर रहे हैं 3। तो बहुत सिंपल सीरीज थी ये, तो एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D2 E2 F2 एंड विच इज नथिंग बट D, राइट, D इज द राइट आंसर, D2 E2 F2। चलिए नेक्स्ट 36 क्वेश्चन रीड करिए, read all the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement। ओके, स्टेटमेंट्स देख लीजिए। अब इसमें जो ये यहाँ पे हमेशा आपके लिए सिलोगिज्म में ये बात कही जाती है, डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स। बेसिकली इसको जब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिलहाल क्वेश्चन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट, some noise are steel, no steel is blood, some steel is free। एंड कंक्लूजन आप इधर देख रहे हैं, some noise are not blood, second all blood is noise। तो ये कुछ कंक्लूजन्स दिए, हमको बताना है कि कौन सा उसमें से फॉलो करता है। तो पहले तो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो मैं यहाँ आपकी मदद करता हूँ। देखिए, सम नॉइस आर स्टील, तो इसके लिए आप डायग्राम ये बना सकते हो, दिस इज नॉइस एंड सम नॉइस आर स्टील के लिए दिस इज स्टील, राइट। देन नो स्टील इज ब्लड, नो स्टील इज ब्लड, यानी कि ब्लड कहां रहेगा, बिल्कुल सेपरेट है, दैट इज ब्लड, स्टील से इसका कोई लेना देना नहीं है। देन सम स्टील इज फ्री, सम स्टील इज फ्री, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज सम स्टील इज फ्री, ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है। ओके, मैंने एक सिंगल डायग्राम बनाया, इनफैक्ट अगर इंफॉर्मेशन हमको लगता है कि कम है तो हम दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं। फिलहाल इसके आधार पर देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है। सम नॉइस आर नॉट ब्लड, सम नॉइस आर नॉट ब्लड, ऑफ कोर्स सम नॉइस आर नॉट ब्लड, ठीक है, करेक्ट हो। ऑल ब्लड इज नॉइस, ऑल ब्लड इज नॉइस, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो सेकंड वाला तो फॉलो नहीं करता, तो कौन सा करेक्ट होगा, ओनली वन, ओनली फर्स्ट फॉलो, राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 37। Which of the following diagram indicates the best relation between profit, dividend and bonus? Okay, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डिविडेंड इज लाइक कि एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको उनका जो पार्ट होता है, लाइक प्रॉफिट में जो पार्ट होता है, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, इनकम जनरेट की, तो उसमें जो शेयर होल्डर्स होंगे उनका एक हिस्सा होता है, दैट इज नोन एज डिविडेंड। सो दैट इज द पार्ट ऑफ, दैट इज द टाइप ऑफ और काइंड ऑफ प्रॉफिट ना, राइट। एंड प्रॉफिट तो है ही प्रॉफिट, बोनस, बोनस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉफिट, बोनस लाइक आपको सैलरी पर एक बोनस मिल जाए या इस टाइप से, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉफिट। तो देखा जाए तो डिविडेंड एंड बोनस बोथ आर काइंड ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट के अंदर आते हैं। सो करेक्ट डायग्राम विल बी बी। हाँ, डिविडेंड एंड बोनस का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा, सो बी इज द डायग्राम जो इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 37 के बाद 38। Here it is. The diagram given below represent those students who play cricket, football and kabaddi। देखिए इस बार
इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने जो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है जनरली क्या होता है, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स यूज किए जाते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन यहां आप देख पा रहे हैं सारे के सारे स्क्वायर्स ही डायग्राम यूज किए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे देखिए ये वाला डायग्राम शो कर रहा है प्लेयर्स को जो क्या खेलते हैं, कबड्डी, ये वाला फुटबॉल खेलने वाले, और ये क्रिकेट प्लेयर्स को शो कर रहा है। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु प्ले ऑल 3 गेम्स, जो तीनों गेम्स को खेलते हैं। हमें उन स्टूडेंट्स के नाम बताने। एक बात है, तीनों गेम खेलने वाले का मतलब हुआ जो तीनों डायग्राम्स में है या तीनों के एरिया कॉमन वाला एरिया जो होगा, तीनों डायग्राम्स में, तीनों स्क्वायर्स में कॉमन एरिया। चलिए इसका और इसका कॉमन और इस तीनों का, इन तीनों का कॉमन अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ये दिस इज द पार्ट विच इज कॉमन इन ऑल 3 डायग्राम्स। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा अगर ऑल 3 गेम्स की बात होगी, क्योंकि देखिए अगर टी की बात करूं तो ये फुटबॉल नहीं खेलता है, राइट, क्योंकि ये कबड्डी खेलता है, क्रिकेट खेलता है। यू तो केवल क्रिकेट खेलता है, आर केवल कबड्डी खेलता है, और फुटबॉल खेलने वालों में वी है, लेकिन वी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता है। एकमात्र एस एक ऐसा प्लेयर है जो कबड्डी खेलता है, जो फुटबॉल खेलता है और जो क्रिकेट भी खेलता है। सो डी इज द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। 39 की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। देखो हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट ऑल आर गेम्स, राइट, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो सही डायग्राम जो इनको रिप्रेजेंट करता है दैट विल बी बी, ठीक है, सेपरेट है सारे के सारे। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। In an organization of pollution control board, engineers are represented by a circle, legal expert by square, and environmentalist by a triangle. Who is the most represented in the board as shown in the following figure? Environmentalist, ऑप्शन देखेंगे, environmentalist, legal experts, engineers with legal background, next environmentalist with engineering background। अच्छा, with engineering background means हमें कॉमन लेना है engineer और जिनका बैकग्राउंड क्या, आई मीन एनवायरमेंटलिस्ट और इंजीनियर कंबाइंड, जिनके पास जो दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, हमें वो काउंट करना, राइट। ओके तो एक बार डायग्राम को फिर से देख लीजिए, क्या क्या पूछा गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इंजीनियर्स हैं जिनको किससे रिप्रेजेंट किया गया, सर्कल से। तो मैं आपके लिए मदद के लिए लिख देता हूं दीज आर द इंजीनियर्स, सर्कल से रिप्रेजेंट किए गए। लीगल एक्सपर्ट एली लिखूंगा मैं इसको, ये स्क्वायर से रिप्रेजेंट किए गए हैं, दीज आर द लीगल एक्सपर्ट एली। और एनवायरमेंटलिस्ट को ENV लिख रहा हूं मैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइंगल, ENV एनवायरमेंटलिस्ट। अच्छा ये लोग हैं। अब पॉइंट क्या हमसे पूछा गया है कि बोर्ड को आप देखिए, हु इज मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन दी बोर्ड एज साउंड। देखो सबसे ज्यादा बोर्ड इस वाले में आपको देखना है एरिया कौन कवर कर रहा है, कौन कौन से मिलके कवर कर रहा है। देखो अगर मैं बात करूं स्क्वायर, इसकी स्क्वायर की अकेले की, तो विच इज लीगल एक्सपर्ट, तो ये तो बहुत थोड़े से, ठीक है ना, ये तो बहुत थोड़े से, छोटा सा एक एरिया कवर कर रहा है। एनीवे एनवायरमेंटलिस्ट, अकेला एनवायरमेंटलिस्ट की बात करूं तो एक ट्राइंगल, उससे बड़ा तो सर्कल ही दिखाई दे रहा है हमको, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। देन इंजीनियर विद लीगल बैकग्राउंड, इंजीनियर बोले तो दिस सर्कल, और लीगल बैकग्राउंड का मतलब है यही वो लोग हैं जिनका लीगल बैकग्राउंड है और इंजीनियर है, तो ये तो बहुत छोटा सा एरिया हुआ। ओके एनवायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ओके देखो एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो ट्राइंगल के अंदर हैं और बैकग्राउंड क्या उनका, इंजीनियरिंग, यानी कि सर्कल के अंदर भी होना। तो देखो कॉमन एरिया क्या आ जाएगा, जो पूरा ट्राइंगल है ना, कंप्लीट ट्राइंगल, दैट विल बी द कॉमन एरिया, ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल आ जाएगा और ये सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेड एरिया होगा, यानी कि ये करेक्ट आंसर है विच इज डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 टू 42, इसके लिए इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन लिखी हुई है,
ओके देखिए, following four figures A, B, C and D have been given. In each question of these four figures, three figures are similar in some way and one figure is different. Select the figure which is different. क्लासिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन आपको देखना है कि ये किसी पैटर्न, ये किसी तरीके से, बाकी के तीन सेम होंगे, कॉमन होंगे, लेकिन कोई एक डायग्राम ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा। चलिए 41 देखते हैं पहले। 41 क्या कहता है हमसे, तो इसके अंदर ट्रायंगल है, यहाँ स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, ये रोम्बस है, ये पेंटागन है एक। ओके चलिए देखो, एक चीज नोटिस अगर कर पा रहे हो तो ये ट्रायंगल है, फिगर कौन सा अंदर, ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर साइड्स कितनी होती हैं, तीन, थ्री साइड्स एक फिगर है अंदर, तीन साइड वाला। तो बाहर सर्कल भी कितने, एक दो तीन, देयर आर थ्री सर्कल्स। अच्छा, अगर ट्रायंगल जो कि तीन साइड का होता है तो बाहर सर्कल भी कितने यूज किए गए, थ्री। नाउ सी, दिस इज स्क्वायर, हाउ मेनी साइड्स आर देयर ऑफ ए स्क्वायर, देयर विल बी फोर साइड ऑफ ए स्क्वायर, और हाउ मेनी सर्कल्स आर गिवन, फोर। यानी कि अगर एक स्क्वायर का डायग्राम दिया गया तो उसके लिए हमारे पास चार सर्कल दिए गए, क्योंकि नंबर ऑफ साइड से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, डायग्राम इज पेंटागन, पेंटागन मींस नंबर ऑफ साइड्स आर 5। उस केस में आप देखिए क्या 5 सर्कल्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, राइट, देयर आर 5 सर्कल्स। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, देखिए 1 2 3 4, ये एक रोम्बस है और साइड्स तो 4 ही होती है इसकी, लेकिन सर्कल कितने दिए गए बाहर, 3। सो दिस इज द डिफरेंट वन, राइट, गॉट द पॉइंट। विच वन इज द करेक्ट आंसर, बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए 42 देखते हैं। ओके, इट्स वेरी इजी, देखो ये तो देखते ही समझ में आ जाएगा। आर यू एन यू आर एन एन के यू आर एन यू, देखो इन सभी में आर एन यू आर यू एन आर आर एन यू, यानी कि तीन ही लेटर्स हैं, उन्हीं को रिवर्स रीअरेंज करके लिखा गया, ऑर्डर रीअरेंज किया गया आर एन और यू को, लेकिन यहां लेटर ही डिफरेंट। सो दिस इज द राइट आंसर, सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन फिगर इज followed by 4 alternatives A, B, C and D. Select the figure from answer figure which is exactly similar to question figure। देखिए 43 में आपके सामने एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है एंड आंसर फिगर नीचे है, इसमें से हमको एक आंसर फिगर सेलेक्ट करना है which is exactly similar। exactly similar एक फिगर देख करके हम इसमें से टिक करेंगे, राइट। यहां अगर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन फिगर में, तो नीचे एक स्क्वायर है और उसके ऊपर एक सर्कल है जिसको डायगोनली इस टाइप से इसमें डायगोनल बने हुए हैं, राइट। ओके, डायमीटर आप बोल सकते हो, ठीक। लेकिन इधर अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये सिमिलर तो नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाली जो इसके डायमीटर हैं सर्कल के, जिनको हम डायमीटर बोल रहे हैं, वो किस तरफ से कट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, जबकि यहां कैसे है, ये vertical and horizontal, this straight vertical and this is horizontal to this figure। लेकिन यहां ऐसा नहीं था, तो ये तो सिमिलर नहीं है, this is not similar one, ये तो सिमिलर नहीं रहा। अच्छा, ये तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि देखो ये जो बेस डायग्राम है, बेस वाला, यही डिफरेंट है। ओके, हाँ इसका ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। तो बहुत इजी ऑप्शन तो सी बचा ही है, ये करेक्ट आंसर इज सी। और वैसे भी आप देख सकते हो दैट इज कॉमन, बिल्कुल ही कॉमन दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है, सो सी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, ओके, देखते ही आ गया था समझ। एनीवे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से 45 के लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 टू क्वेश्चन नंबर 45 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं। Question number 44 and 45, in the following questions there is a problem figure, a part of which is missing. Observe the answers figures A, B, C and D and find out the answer figure, right? Okay, which without changing the direction fits in the missing part of the problem figure in the order to complete the pattern in the problem figure। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमको नीचे ऑप्शंस, ये जो चार ऑप्शंस आप देख रहे हो A, B, C, D,
इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। एंड अगेन जब आप इसको यहां रखोगे तो इस फिगर की सिमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, एक सिमेट्रिक फिगर बनेगा, और इसको इनमें से किसी एक को यूज करके उसको हमें बनाना होता है, राइट। तो बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को क्लिक करना, बहुत आसान है। देखिए आप खुद देखिए इस क्वेश्चन में, अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस करेगा, तो सिंपली आप सिमेट्रिक फिगर बनाना चाहते हो इसके जैसा ही, तो देखो यहां ऐसा कट होना चाहिए, ऐसी 2 लाइन होनी चाहिए, सिंपल है ना, बिल्कुल। हाँ, ऐसा 2 लाइनें होंगी जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, उधर से ड्रॉ कर देता हूं, इस टाइप से 2 लाइनें होंगी, करेक्ट। यहां तो ऐसा डायग्राम कोई आपको दिखाई दे रहा है, तभी तो ये सिमेट्रिक बनेगा। तो ऑब्वियसली ऐसा एग्जैक्ट डायग्राम कौन सा है, ए। सो ए विल बी द राइट आंसर, क्लियर, ए विल बी द राइट आंसर जो इस फिगर को कंप्लीट करेगा, सिमेट्रिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 को सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है कौन सा डायग्राम इसको सिमेट्री को कंप्लीट करेगा, इस डायग्राम की को। तो ऑप्शन ए नॉट करेक्ट। आपको बस इतना ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे ये कंप्लीट होना चाहिए, तो ऐसा सर्कल बनेगा, ऑब्वियसली इधर से ये कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा सर्कल बनेगा, और ये कंप्लीट होना चाहिए, तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये वाली लाइन आनी चाहिए इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये रेड वाला डायग्राम में आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है दैट विल बी द पार्ट ऑफ क्वेश्चन फिगर, और ये ऐसे रहेगा कुछ। तो ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो पार्ट सी नो, पार्ट डी नो, तो पार्ट बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलिए। नॉन वर्बल पार्ट से है मैक्सिमम क्वेश्चंस, और आप देख पा रहे हैं देयर आर 3 क्वेश्चंस, देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर्स एंड स्पेस फॉर द 4th फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। यानी कि इस क्वेश्चन को जब आप रीड करोगे तो विल कम टू नो कि हमको बेसिकली जवाब क्या देना है इस सीरीज को आगे। यहां पर क्वेश्चन मार्क इस वाली जगह पर कौन सा फिगर आएगा, इन 4 ऑप्शंस में से आपको देख के जवाब देना है, राइट, ठीक है। अच्छा, सेम वे आप देखेंगे इस साइड में आपको एक क्वेश्चन दिया गया एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। इस तरफ कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, 47। उसके लिए इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन अलग दी गई है, तो पहले हम ये पढ़ के खत्म कर दें क्वेश्चन नंबर 46 को। देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर्स, देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर्स एंड द स्पेस फॉर द 4th फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। चौथे को ब्लैंक छोड़ा गया, जहां पर आंसर जो फिगर है वहां से क्वेश्चन डेटा आकर के हमें प्लेस करना है। द क्वेश्चन फिगर आर इन ए सीरीज, क्वेश्चन का जो फिगर है वो एक सीरीज में, एक प्रॉपर एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, राइट। फाइंड आउट one figure from among the answer figure given which occupies the blank space for the 4th figure and complete the series। so एनालॉजी के बाद आप देखेंगे ये एक नॉन वर्बल की सीरीज से एक क्वेश्चन है यहाँ, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि यार ये एक सीरीज कंप्लीट होगी, आगे कौन सा वाला डायग्राम आएगा। तो देखो नोटिस करिए पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, नोटिस करिए। आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल यहां से जब शिफ्ट होकर के इधर जा रहा है, तो आप या तो देखो साइंस को फोकस कर सकते हो कि ये प्लस था पहले, अब ये प्लस कहां है, यहाँ पे, उसके बाद ये प्लस कहां है, यहाँ जो साइन कैसे रोटेट हो रहे हैं इस तरीके से, माइनस यहां था, फिर माइनस यहां है, उसके बाद माइनस यहां पहुंच गया, यानी कि यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे शिफ्ट हो रहा है, राइट। हर डायग्राम में आपको अलग दिखाई देगा, देखो डायग्राम टू डायग्राम, लेकिन आप गौर से समझेंगे तो शिफ्ट कैसे हो रहा है। पहले माइनस यहां था बॉटम पोजिशन पर, दूसरे डायग्राम में कहा जाता है इस वाली जगह पे यहां, राइट, ओके। फिर तीसरे डायग्राम में कहा आएगा, अब यहां दूसरे में यहां आ चुका है, तो तीसरे में कहा आएगा आगे यहां, यानी कि देखो यहां आ चुका। तो चौथे में माइनस कहां आना चाहिए, चौथे में कहां आना चाहिए, वापस से बॉटम, यानी कि यहीं आ जाएगा। तो ऐसा डायग्राम जिसमें माइनस नीचे दिखाई दे रहा आपको वो करेक्ट होगा। तो यार ये तो सी एंड यहीं पे ओवर हो जाता है, दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं 47 की तरफ। 40 देयर आर 2 साइड्स ऑफ फिगर गिवन, there is a definite relationship between first 2 figures, establish a similar relationship between 3rd and 4th figure by selecting a suitable figure from answer that would replace the question mark। यानी कि ये नॉन वर्बल की एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि ये फिगर एनालॉजी है,
आप देखिए इसमें नोटिस क्या करना है, अगर यहां पर जो आप डायग्राम देख रहे हो ये वाला, ये इसका रिजल्टेंट क्या बनता है जो उस साइड में आप देख रहे हो, दिस पार्ट। द सेम वे, इन द सेम मैनर, इसके लिए क्या इसका रिजल्टेंट बनेगा वो आपने जवाब देना होता है। चलिए देखते हैं। देखो ये क्या बनाया है हमने, आप गौर से देखिए, एक तरीके से ये मिरर इमेज है। अगर आपको मिरर इमेज का आइडिया नहीं लग रहा हो फिलहाल तो कोई नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको कैसे रखा गया है, इस तरफ से ऐसे टिल्ट करके, राइट। मैं बताता हूं, इसको उठाओ, पूरी की पूरी स्लाइड, इस वाले पार्ट को कंप्लीट समझ के चलिए कि ये मूवेबल है, कंप्लीट पार्ट कैसा है, मूवेबल है। तो आप इसको उठाओगे और ऐसे पलट के लिखोगे एज इट इज, एज इट इज। ये डायग्राम एक पेपर पे छपा हुआ है, राइट। आप क्या कर रहे हो, इस डायग्राम को उठा करके ऐसे रख रहे हो, तो एग्जैक्टली ये डायग्राम बनेगा विच इज नथिंग बट द मिरर इमेज। अगर उस सेम कॉन्सेप्ट पर मैं बात करूं, इसको पलट के ऐसे रखूं, इसको पलट के ऐसे रखूं, तो एक मिरर इमेज बनेगी, लेकिन जो मिरर इमेज होगी दिस टाइम वो बनेगी बी, ये वाली, समझ पा रहे हो, द मिरर इमेज, करेक्ट। सो दिस विल बी द राइट आंसर, बी फॉर 47, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, इन क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल is as question figure and the other one is among the four answer figure A, B, C, D. Find the figure on the right side that completes the geometrical figure. Obviously ये फिगर कंप्लीशन से एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ऑप्शन से एक डेटा उठा करके देखना है कि इसको कौन इस सिमेट्री को, इस फिगर को कंप्लीटली पूरा करता है। तो चलिए देखते, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले, तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा ऑब्वियसली। देखो गौर से, कौन सा इसको कवर कर पाएगा, प्रॉपर कौन सा डायग्राम बनाएगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है ना। देखो अगर ये यहाँ आएगा तो इस टाइप का एक सिमेट्री बनकर सामने आपके आ जाएगी, ऐसे ये आगे जाएगा एंड ये यहाँ कवर करेगा, ये यहाँ कवर होगा एंड दैट्स इट, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसके लिए क्या होगा, हमको ये शेडेड, ये वाला शेडेड भी चाहिए इस टाइप से, तो ऐसा डायग्राम ये है, राइट, हियर इट इज। So option A is the right answer for question number 48. Now let's go for question number 49. ये कह रहा है, there is a question figure and four answers figure marked A, B, C and D are given. Select the answer figure which is exactly the mirror image of the question figure when the mirror is held at x, y. देखो जनरली मिरर की पोजीशन को इस तरीके से शो किया जाता है, ऐसे ये मिरर की पोजीशन बताई जाती है कि मिरर कहाँ है। अच्छा देखिए, अगर मिरर की पोजीशन यहाँ है, मिरर ऐसे है, इस टाइप से इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो मिरर इमेज निकालने का जो तरीका होता है किसी भी डायरेक्शन का, जैसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। हाँ, मान लो मैंने आपको क्या दिया, एक लेटर बना के यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लेटर है मेरे पास में, दैट इज आर, मुझे इसकी मिरर इमेज चाहिए, तो डिपेंड करता है मिरर की पोजीशन कहाँ है। हो सकता है मिरर यहाँ है तो इमेज इधर इस साइड में बनेगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मिरर कहाँ हो, ऊपर हो, या फिर मिरर कहाँ हो, इस डायरेक्शन में हो, या फिर मिरर कहाँ हो, इस डायरेक्शन में। तो इसके आधार पर डिफरेंट मिरर इमेज बनती है। चलिए, लेकिन मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है कि अगर आर को, आपको जिस भी डायरेक्शन में मिरर इमेज चाहिए, आप उस डायरेक्शन बस पलट के रख दो एंड दैट विल बी द करेक्ट मिरर इमेज। जैसे आर है, आप ये समझिए मूवेबल है, इसको आप ऐसे उठा लो और बस ऐसे पलट के रख दो, यानी कि आर को आप ऐसे उठा के इधर पलट के रख दो। तो देखो जब मैं इसको ऐसे पलट के रखूंगा तो एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, गौर से देखो, इस डायरेक्शन में ऐसे उठाओ, इधर पलट के रख दो, दैट विल बी द मिरर इमेज। अगर मुझे ऊपर की मिरर इमेज चाहिए तो सिंपली ऐसे पकड़ो और ऐसे उठाओ, पलट के रख दो, तो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बताओ, राइट। यानी कि इस आर के लिए ये भी मिरर इमेज है एंड दैट इज आल्सो द राइट मिरर इमेज, बट बोथ आर डिफरेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ दिस मिरर। ये अप साइड है, ये राइट साइड है। ओके, डाउन में चाहिए तो आप डाउन डायरेक्शन में इस टाइप से पलट के रख दो, जिस भी डायरेक्शन में चाहिए आपको बस सिंपली क्या करना है, टर्न करके रख देना है। और अगर इस साइड में चाहिए तो आप इधर पलट के रख दो, जिधर भी चाहिए उधर ही पलट दो और आपको मिरर इमेज मिल जाएगी। और आप एक गौर से अगर एक चीज देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो यू विल कम टू नो कि इसमें जो लेफ्ट वाली और राइट वाली मिरर इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, कॉमन, सेम होती है। और सेम अप और डाउन वाली आप देखेंगे तो वो भी सेम होती है, यानी कि एक्चुअल में दो ही मिरर इमेज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। सो इसके लिए मिरर इमेज जो बनेगी, तो आपको आइडिया तो लग गया होगा कि इससे को इधर पलटूंगा
तो जो ये वाला है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वो इधर आ जाएगा, राइट, और ये घूम के उधर चला जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे, थोड़ा सही नहीं बना है, ऐसा कुछ, राइट, और ये एज इट इज दिखेगा वॉट एवर, क्योंकि ये ऐसे पलटा है और ये ऐसा दिखेगा, दैट विल बी द मिरर इमेज। और ऐसा डायग्राम आप, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, ये तो सेम की सेम है, एरो बस चेंज हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल, ए इज ए रॉन्ग, इवन बी इज नॉट करेक्ट, even C is not correct, so I mean D, so this one right, देखो ये exactly बन रहा है, so C will be the right answer for question number 49th। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बहुत बढ़िया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन है ये एफकेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020, वहां से ये आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि 21 से 50 तक आपकी रीजनिंग का पोर्शन था इस क्वेश्चन पेपर में, वो हमने अभी डिस्कस किया है। लास्ट क्वेश्चन का हम लोग करते हैं। डायरेक्शन देखिए क्या दी गई है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, इट इज क्वेश्चन फिगर इज फॉलोड बाय 4 आंसर फिगर्स नेमली ए बी सी एंड डी, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन। यानी कि इम्बेडेड फिगर से एक चैप्टर से एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये वाला डायग्राम इन वाले में से कौन से वाले डायग्राम छुपा हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली देखो कहाँ मिल सकता है आपको, आप सर्च, इस वाले में तो सर्च करना भी की जरूरत नहीं, मुझे फील नहीं हो रही, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, इवन दिस वन ऑल्सो, क्योंकि मुझे एक स्ट्रेट लाइन की भी जरूरत है। तो ये एग्जैक्टली हमको कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ संभव है मिले, देखो एक बार ये वाली लाइन दिखाई दे रही है स्ट्रेट लाइन, एंड देन ये वाली लाइन, एंड देन ये वाली लाइन, और यहां पर ये, इट इज देयर करेक्ट। आप सोचेंगे सर इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन इज नॉट अवेलेबल, स्ट्रेट लाइन नहीं है मेरे पास, ये वाली लाइन नहीं मिलेगी मुझे, ये तो पार्ट मिल जाएगा, ये वाला पार्ट तो आप कहीं से भी निकाल लोगे इसमें, ठीक है, दिस पार्ट इज देयर, बट ये वाली लाइन नहीं है, ये तो दी नहीं कहीं पे स्ट्रेट लाइन। सो द पॉइंट इज अगर स्ट्रेट लाइन नहीं दी गई तो दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50, करेक्ट। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम और 2020, और ये है उसके फाइनली आंसर की भी मैंने आपको बना के दिया, आप लास्ट में मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने देखा एफकेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, यानी कि सिलेबस, स्ट्रेटजी, सैंपल क्वेश्चंस के बाद अभी इस क्लास में हमने डिस्कस किया पिछले सालों में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस थे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, और ये बहुत जरूरी था ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस को फेस करने वाले हैं। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, जब हम ये क्वेश्चन पेपर अभी लगा रहे थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो रीजनिंग के नॉन वर्बल पार्ट से इस वाले क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा थे, राइट। 80 और 75 to 80% जो पोर्शन था, क्वेश्चंस थे, वो नॉन वर्बल पार्ट से कवर किए गए थे, राइट, जबकि वर्बल पार्ट से बहुत कम क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिले होंगे। तो यही चीजें आपको देखने को मिल रही हैं जब आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर लगाते हो, तो आपको एक आइडिया लगता है कि किस जगह पर फोकस हमें ज्यादा करना है, किस जगह पे थोड़ा फोकस हमें कम करना है, और यही स्ट्रेटजीज हमारे काम आती है टू स्कोर हाई। आगे की क्लासेस में हम हमारे थ्योरी, बेसिकली हर एक चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, थ्योरी, देन strategy, then tricks, and how to approach like how to solve the questions, ये सब हम डिस्कस करने वाले आने वाली क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।